नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में जोरदार हंगामा जारी है। सदन में विपक्ष ने आज भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। सदन में आज की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों ने एक बैठक की। बैठक में 14 राजनीतिक दल शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सदन में अभी तक विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर बंटा हुआ था, लेकिन इस बैठक के बाद विपक्ष ने एक साथ पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सदन चले और वहां पेगासस मामले पर चर्चा हो। पेगासस मामले की जांच कई देशों में हो रही है, तो बीजेपी इसकी जांच अपने देश में क्यों नहीं कर रही। देश में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, बीते 5 दिनों के बाद एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 43,654 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 640 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। राहत की बात यह है कि इलाज के बाद बीते 24 घंटे में 41,678 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आपको बता दें कि देश में अब तक 3,06,63,000 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे के बाद से करीब 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में हुई घटना के बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम हादसे के बाद से गायब लोगों की तलाश में जुटी। बारिश के बाद गुला चीका के बिजली विभाग का सब स्टेशन तालाब में तब्दील हो गया है। सब स्टेशन में बारिश का पानी भरने से यहां की मशीनों को नुकसान पहुंचा है। सब स्टेशन में 3 से 4 फुट तक पानी भरने के बाद शहर की बिजली बाधित हो रही है। बिजली आपूर्ति को सुचारू करने के लिए कर्मचारी अपनी जान डालकर काम करने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। एक दिन में प्रदेश में कोरोना के 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 8, सोनीपत में 6 और अंबाला में 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी तरह रोहतक और हिसार में 2-2 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। साथ ही करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, झज्जर और कैथल में 1-1 मरीज सामने आया है। प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं 34 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है। नए मामलों में कमी के बाद प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार जारी है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 98.66% है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 9,624 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि इलाज के बाद अब तक 7,59,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मॉनसून सक्रिय होने के बाद पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार देर रात से ही प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। उधर लगातार हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश हुई तो खेतों में लगाई गई धान की फसल डूब सकती है। बारिश के बाद कुछ इलाकों में जल भराव का डर भी सताने लगा है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। यह मुलाकात दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। करनाल में कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने फोन टैपिंग मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार फोन टैपिंग पर जवाब तक देने को राजी नहीं है। सरकार के मंत्री ये तक नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने पेगासस खरीदा है या नहीं। शर्मा ने कहा कि सरकार के किसी भी मंत्री ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। चंडीगढ़ पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला ने किसानों के समर्थन में उतरते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौटाला ने कहा कि आज देश में किसानों का हाल बुरा है। चौटाला ने कहा कि किसानों के पास ना तो बीज खरीदने के पैसे हैं, ना ही किसानों को फसल की लागत मिल पाती है। साथ ही चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में है और आज हर वर्ग एक हो चुका है। शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में 12वीं के नतीजों पर कहा कि इस बार छात्रों के अंक अच्छे हैं, लेकिन जो छात्र संतुष्ट नहीं है वे परीक्षाएं भी दे सकते हैं। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के तीसरे मोर्चे के गठन पर भी निशाना साधा है। चौटाला ने कहा जनता तीसरे मोर्चे को स्वीकार नहीं करेगी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आईटीबीपी के 50वीं वाहिनी के पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल और बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा ने इस मौके पर उपस्थित रहे। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में आईटीबीपी के इस कदम को सराहनीय कार्य बताया है। साथ ही उन्होंने कहा सभी नागरिकों से भी पर्यावरण संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देने की बात कही। गुप्ता ने कहा कि हमारे सैनिक देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए दिन रात भीषण गर्मी और कड़ाके की सर्दी में भी प्रहरी के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं ऐसे वीर जवानों को सलाम करता हूं। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 1 के सरकारी कॉलेज में भी पहुंचकर पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय कई जगह ऑक्सीजन की कमी आई थी। इसका एक कारण पेड़ की कमी भी रहा। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी को दूर करना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया गया है। पंचकुला में भी 100 एकड़ के ऑक्सीवन में ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। महम में जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सहकारी चीनी मिल में पौधारोपण किया। इस दौरान शुगर मिल के एमडी मेजर गायत्री अहलावत भी पौधारोपण किया। इस मौके पर जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने पौधों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पौधों से हमें न सिर्फ छाया और फल मिलते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी मिलती है। जिला उपायुक्त ने कहा कि महम शुगर मिल ने अच्छी तरक्की के लिए है। वहीं इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए मुसीबत बनी सर्विस रोड का काम जल्द पूरे करने की बात कही। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है। वहीं अब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के नेता भी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। पंजाब के धुरी से विधायक दलवीर सिंह गोल्डी अपनी पत्नी के साथ शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च करते हुए किसानों का समर्थन करने पहुंचे। उन्होंने किसानों के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस मौके पर विधायक दलवीर सिंह गोल्डी ने कहा कि आज हमारी चुनी हुई संसद में हंगामा हो रहा है, जबकि किसानों की संसद अच्छे से चल रही है। बीजेपी ऐसी इकलौती पार्टी है जो कृषि कानूनों के पक्ष में है, जबकि बाकी सभी पार्टियां इन कानूनों के विरोध में हैं। झज्जर के बाजारों में कोरोना काल को अनदेखा करते हुए लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। बिना मास्क लोग तीसरी लहर को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि दूसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन तीसरी लहर की चर्चा लगातार हो रही है, जिसे लोग अनदेखा कर रहे हैं। दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के प्रधान ने बताया कि आदेशों का पालन करना चाहिए था। साथ ही दुकानदारों से भी आशा करते हैं कि जो भी ग्राहक आए उन्हें 2 फुट की दूरी पर रखें, क्योंकि तीसरी लहर के चलते सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।
हरियाणा में फर्जी खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिला खेल अधिकारियों से ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकार वापस ले लिए हैं। खेल निदेशक पंकज नैन ने सभी जिला खेल अधिकारियों को पत्र जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब जिला खेल अधिकारी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेंगे। इससे पहले सी और डी स्तर के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जिला खेल अधिकारी ही जारी करते थे। अब ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए मुख्यालय में डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को ही ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने का अधिकार होगा। हिसार एयरपोर्ट का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया गया है। महाराजा अग्रसेन के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण करने को लेकर विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट का नामकरण करने को लेकर 3 नामों का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में एक नाम महाराजा अग्रसेन का था। पूरे विश्व में अग्रवाल समुदाय के लोग महाराजा अग्रसेन को अपना इष्ट देव मानते हैं। हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रखे जाने से देश के करोड़ों अग्रवाल समाज के लोगों को खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं का नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाने से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। गोहाना के बनबसा गांव के रहने वाले पहलवान जयदीप नरवाल ने हंगरी में सब जूनियर कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप की कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। ग्रामीणों और बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल ने पदक विजेता पहलवान का जोरदार स्वागत किया। हंगरी में 19 से 25 जुलाई को हुई सब जूनियर कैडेट वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में जयदीप नरवाल ने 73 किलो भार में उर्मानिया के पहलवान को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। जयदीप ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच व माता पिता को दिया। अंबाला के करीब 87 स्कूलों के 243 कमरे ऐसे हैं जिनकी हालत काफी समय से जर्जर है। शिक्षा विभाग ने इन कमरों को अपने रिकॉर्ड में अनसेफ बताया हुआ है, लेकिन इनकी मरम्मत कब होगी कोई नहीं जानता। ऐसे में स्कूल में हादसा होने का डर भी बना रहता है। हाल ही में बरसात होने के बाद अंबाला के शाहपुर स्थित सरकारी स्कूल की एक इमारत का लेंटर गिर गया था। गनीमत ये रही कि यह घटना रात के समय हुई थी। अगर लेंटर दिन में गिरता तो जान को भी काफी नुकसान हो सकता था। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जर्जर कमरों की लिस्ट बनाई गई है, जिसको जिला स्तरीय कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। अंबाला पॉलिटेक्निक के छात्रों ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दरअसल छात्रों ने 14,000 रुपए में एक ई मोपेड बाइक बनाई है। ये मोपेड एक बार चार्जिंग होने के बाद 40 किलोमीटर तक चल सकती है। छात्रों ने 8 दिन की मेहनत के बाद ये कारनामा कर दिखाया है। 20 से 25,000 रुपए लगाकर एक अच्छी बाइक तैयार की जा सकती है। इतना ही नहीं, इसमें सोलर सिस्टम भी लगाया जा सकता है। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। आंदोलनकारी किसान नेता रल्दू मानसा को खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे गुरपतवंत सिंह पन्नू पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है। दरअसल पहले उन्होंने 15 दिन के लिए संयुक्त मोर्चा ने सस्पेंड किया था। अब उनके समर्थकों पर पन्नू समर्थकों ने हमला कर दिया है। इस हमले में एक किसान को गंभीर चोट आई है, जबकि एक किसान के हाथ पर चोट आई है। बताया जा रहा है कि देर रात कुछ हमलावर मानसा के कैंप में पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी तलाश की गई, लेकिन जब वो नहीं मिले तो उनको कैंप में ठहरे किसानों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सोनीपत के गांव शहजादपुर में प्रदेश सरकार की तरफ से पानी बचाने की मुहिम अब बड़ी योजना बनकर उभरने लगी है। जहां किसान धान और ज्यादा पानी डालने वाली फसल छोड़कर बागवानी की फसल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिससे किसानों को कम खर्चा होता है और ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। सरकार भी किसानों को सब्सिडी देकर सहयोग कर रही है। किसानों ने बताया कि वो अपनी जमीन पर अमरूद की खेती लगाकर लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। जहां बागवानी में पानी की बचत हो रही है, वहीं किसान हजारों का मुनाफा कमा रहे हैं। कैथल में मंगलवार को आईसीडीएस सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन करने पहुंची सुपरवाइजरों ने आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा सुपरवाइजर के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में रोष मार्च निकाला और प्रशासन विरोधी नारे लगाए। सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन के नेताओं ने बताया कि जब भी आंगनवाड़ी वर्कर का कोई धरना प्रदर्शन होता है तो अधिकारी सुपरवाइजरों को मामला सुलझाने के लिए भेजते हैं। समझाइश के दौरान वर्करों ने सुपरवाइजर के साथ बदसलूकी और हाथापाई की। यमुनानगर में छत से लावारिस हालत में नवजात के मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की ने घर के बाथरूम में अकेले ही बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद नवजात को पड़ोसी की छत पर फेंक दिया। बारिश के कई देर तक नवजात भीगता रहा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मालिक छत पर पहुंचा तो बच्चे को देखा। नाजुक हालत देखते हुए नवजात को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रसव के बाद जच्चा की हालत भी खराब हो गई है। जानकारी मिलते ही चाइल्ड लाइन की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। गोहाना के सरगथल गांव में चाकू घोंपकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक युवक गैस सिलेंडरों की डिलीवरी का काम करता था और किसी बात पर दूसरी बस्ती के युवकों से कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते आरोपियों ने पहले चाकू से वार किया, फिर सिर में चोट भी मारी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। झज्जर के तालाब गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जहर निगल लिया है, जिसके बाद चारों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तालाब गांव के रहने वाले दीपक और उसकी पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी, जिसके चलते उसने पत्नी और बच्चों के साथ जहर निगल लिया। दीपक की पत्नी निजी अस्पताल में काम करती थी। मृतक दीपक के बड़े भाई अश्विनी ने बताया कि दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और उसके बाद ही ये कदम उठाया गया। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गोहाना जींद रोड पर अज्ञात वाहन ने खेतों से काम कर वापस लौट रहे 52 साल के किसान को पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान किसान की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है। पिहोवा के मलिकापुरा गांव के पास भिवानी डिपो की सरकारी बस पलट गई है। हादसे में 15 से 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे में घायल लोगों का कहना है कि सामने ट्रक आने की वजह से बस के ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन बस ज्यादा तेज गति में होने के चलते ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और सड़क से नीचे जाकर बस पलट गई। रेवाड़ी की औद्योगिक नगरी धारूहेड़ा के घरों में राजस्थान का दूषित पानी घुसने से स्थानीय लोगों में रोष है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के घरों में दूषित पानी घुसने से गुस्साए कॉलोनी वासियों ने रोड जाम कर दिया। दूषित पानी को रोकने के लिए लोगों ने सड़क पर कच्ची दीवारें भी बना दी हैं। आमजन के साथ कई नगर पार्षद भी इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुस्साए कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों का भी घेराव किया। लोगों ने बताया कि पिछले काफी समय से धारूहेड़ा में राजस्थान के दूषित पानी की समस्या बनी हुई है। कई बार मिले आश्वासन के बाद भी उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। सिरसा के डब्बाली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि खाजाखेड़ा की रहने वाली महिला का करीब 6 महीने पहले रसौली का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद से ही महिला को दिक्कत होने लगी। परेशानी को लेकर महिला के परिजन डॉक्टर से बार बार मिल रहे थे, लेकिन किसी तरह का संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना देकर डॉक्टरों के खिलाफ नारेबाजी की। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने समाज कल्याण विभाग पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी करीब 8 से 9 घंटे तक चली।
टीम ने 2018 और 19 के बैच में बनाई गई पेंशन के रिकॉर्ड को जमा किया। करीब 50 से ज्यादा पेंशन के दस्तावेजों को जमा करने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज की शिकायत पर छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग कई घोटालों का अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिसके चलते ये खुलासा जल्द से जल्द हो सकता है। गोहाना में हरियाणा रोडवेज इंटेक की तरफ से संगठन को मजबूती देने और नई कार्यकारिणी की गठन को लेकर रोडवेज इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष ने बस डिपो पहुंचकर रोडवेज कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में अध्यक्ष ने सरकार पर रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि सरकार भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार ने रोडवेज के बेड़े में बसों को शामिल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने, चालक व परिचालकों को नई भर्तियों के वायदे किए थे, जिन्हें पूरा नहीं किया गया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच 48 की टीम ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 12 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये चोर मौका पाकर बाइक चोरी करते थे और फिर उसे बेच दिया करते थे, जबकि पहले ही आरोपियों पर चोरी और स्नैचिंग की धाराओं के तहत 12 मुकदमे दर्ज हैं। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाईवे पर बना फ्लाईओवर जगह जगह से धंसने लगा है। महज 2 से 3 किलोमीटर के बीच फ्लाईओवर 1 या 2 जगह से नहीं बल्कि दर्जनों जगह से टूट गया है। फ्लाईओवर की साइडों से मिट्टी के साथ साथ अब सड़क भी धंसने लगी है, लेकिन इस पर अभी तक ना तो नहाई के अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही अंबाला प्रशासन का है। उधर जब अंबाला उपायुक्त से इस बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो इसका फौरन संज्ञान लेंगे और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार तीसरी लहर को लेकर चेताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि थोड़े से लोग अगर सतर्क नहीं हुए तो ये लहर आम आदमी को अपने आगोश में ले लेगी, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। सोनीपत की तो सब्जी मंडियों में नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडियों में ना तो 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है और ना ही कोई भी व्यक्ति मास्क लगा रहा है। नागरिक अस्पताल में 1 सप्ताह में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। मशीनें नागरिक अस्पताल में पहुंचने के बाद उन्हें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। मशीन इंस्टॉल करने के बाद प्लांट में 1 दिन के लिए ट्रायल पर भी रखा जाएगा। ट्रायल में ऑक्सीजन के मापदंड पूरे होने के बाद मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में अधिकतम 1 सप्ताह का समय लगेगा। गौरतलब है कि सिरसा के नागरिक अस्पताल में 130 बेड्स पर ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जा चुके हैं। प्लांट 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। सिरसा में ड्यूटी के दौरान आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के करीब 25 जवानों के बीमार होने की सूचना मिली है। फोर्स के जवान पिछले कई दिनों से प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए